हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए साइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, साइंस की इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज की इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज़ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन का पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। और भी बहुत सारे टॉपिक आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का ये सेशन रहने वाला है। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी अध्ययन करता है। तो देखिए, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों दोनों का। अगला देखेंगे, सही सुमेलन है। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलन दिया हुआ है। देखिए, पक्षी ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है, इसको पक्षी विज्ञान भी कहा जाता है, यानी कि इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षियों का। पक्षी विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। इसके अंतर्गत पक्षियों की बाह्य और अंतर संरचना का वर्णन, उनका वर्गीकरण, विस्तार एवं विकास, उनकी दिनचर्या और मानव के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक उपयोगिता इत्यादि से संबंधित विषय आते हैं। वंशागति की बात करें तो वंशागति संबंधित है किससे? जेनेटिक्स से। देखिए, जेनेटिक्स विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसमें वंशानुक्रम एवं डीएनए में बदलाव का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है किसका? पर्यावरण का। और पैलियोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीवाश्म का। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलन दिया हुआ है। अगला देखेंगे, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। अगला देखेंगे, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। अगला देखेंगे, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। तो देखिए, विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, इसे कहा जाता है जननांकिकी। अगला देखेंगे, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है इथनोलॉजी। अगला है आपका, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं। क्या कहा जाता है? बायोनिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। नेक्स्ट है, रेशम कीट पालन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किस कल्चर में? एपीकल्चर में। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आपको बिल्कुल सही सुमेलन दिया हुआ है। तो देखिए, सही सुमेलित है। एक तरफ आपको खेती दी गई है, दूसरी तरफ खेती का नामकरण दिया हुआ है। तो फूलों की खेती को क्या कहा जाता है पूछा जाए तो आपको याद रखना है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर कहा जाता है फूलों की खेती को। फसलों की खेती को कहा जाता है एग्रोनॉमी। सब्जियों की खेती को कहा जाता है क्या? ओलेरिकल्चर। फलों की खेती को कहा जाता है पोमोलॉजी। और पीसी कल्चर किसे कहा जाता है? मछली पालन जो किया जाता है इसे कहा जाता है पीसी कल्चर। हॉर्टिकल्चर कहा जाता है फूल या बागवानी से संबंधित जो विषय हैं इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगला देखेंगे, सही सुमेलित है। यहाँ पे भी आपको सही सुमेलन दिया हुआ है। देखिए, लेक्सिकोग्राफी की बात करें तो इसमें शब्दकोश का संकलन है। फिलोलॉजी की बात करें तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन इसमें किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फिलोलॉजी शब्द क्या है पूछा जा सकता है। तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का इसमें अध्ययन किया जाता है। आइकोनोग्राफी में
किसका अध्ययन किया जाता है? प्रतिमाओं, चित्रकला का अध्ययन, प्रतिमाओं या फिर चित्रकला का अध्ययन किया जाता है आइकोनोग्राफी में। अगला है आपका विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। तो देखिए विटीकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का। अगला है आपका कीट संवर्धन है। कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान से, ये ध्यान रखेंगे, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, इसको कहा जाता है कीट संवर्धन। अगला है आपका वर्मी में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी में प्रयुक्त वर्म, कौन सा वर्म होता है? अर्थवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेरोंटोलॉजी संबंधित है। तो देखिए जेरोंटोलॉजी वृद्धों के अध्ययन से संबंधित है। अगला है आपका जेनेटिक्स अध्ययन है। जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। अगला देखेंगे पेडोलॉजी संबंधित है। पेडोलॉजी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अस्थियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेंटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है फिलाटेलिस्ट क्या है? डाक टिकट जमा करता है ये फिलाटेलिस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल है। तो देखिए साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में बेमेल बताना है, तो साइकोलॉजी इसमें बेमेल शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइड्रोपोनिक्स है। तो देखिए हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन है। अगला देखेंगे लिथोट्रिप्सी है। लिथोट्रिप्सी क्या है? गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, इसे कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। अगला टॉपिक है आपका जैव विकास। जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जैव विकास से संबंधित पहला क्वेश्चन है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है। तो देखिए वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद जो है ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो देखिए विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया। जीव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था? लैमार्क ने। अगला क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ह्यूगो डी ब्रीस ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको सही सुमेलन दिया हुआ है। तो देखिए विकास का सिद्धांत दिया था किसने? डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना दी थी बीडल और टैटम ने, और ऑपेरॉन अवधारणा किसने दी थी? जैकब और मोनोड ने। अगला है आपका विकास का मुख्य कारक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्ण। अगला क्वेश्चन है जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो देखिए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चीता। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह कौन है? चीता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में क्या हो गई है? विलुप्त हो गई है। अगला है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो देखिए आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नॉन मानुष। अगला क्वेश्चन है आपका ऑर्कियोप्टेरिक्स है। ऑर्कियोप्टेरिक्स क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। अगला क्वेश्चन देखेंगे ऑर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है। तो देखिए ऑर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है किसकी? सरीसृप व पक्षी के बीच की। अगला क्वेश्चन है आपका मैमथ पूर्वज है। मैमथ किसका पूर्वज है? हाथी का। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे ये मेसोजोइक सरीसृप थे। अगला क्वेश्चन है डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में रहे थे डायनासोर। अगला क्वेश्चन है जीवों के विकास के संदर्भ में सही
अनुक्रम है? तो देखिए जीवों के विकास में सही अनुक्रम है सालामेंडर, अजगर और कंगारू। अगला टॉपिक है आपका वर्गीकी, और वर्गीकी से संबंधित पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या है, तो सबसे अधिक संख्या है इसमें कीटों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए दिया है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, कारण आर है, सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी दिया है ये। अगला देखेंगे, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं। अगला है आपका सही कथन है आपका यहाँ पे, देखिए सभी सही कथन है, गोलकृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये भी आपका सही कथन है। अगला है, अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपास्थिसम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये सभी कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला देखेंगे, स्टारफिश, साफिश, पाइपफिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है बताना है कौन है, स्टारफिश में मछली नहीं है। अगला देखेंगे, रजत मीन, क्रे फिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली है ये बताना है, तो कैटफिश इसमें वास्तविक मछली है। अगला देखेंगे, स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है, करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री घोड़ा। अगला देखेंगे, सबसे बड़ा स्तनपायी है, सबसे बड़ा स्तनपायी है इसमें से व्हेल मछली। अगला देखेंगे, व्हेल प्राणी है, व्हेल प्राणी है स्तनपायी वर्ग का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शार्क, स्क्विड, ऑक्टोबस तथा व्हेल में से स्तनपायी कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेल। अगला देखेंगे, फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल तथा हम्प बैक व्हेल प्रजातियों में से दांत वाली व्हेलों में से विशालतम है, तो स्पर्म व्हेल इसमें विशालतम दांत वाली व्हेल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकिंडना कंगारू से ही तथा व्हेल में से वह जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता, तो ये कौन है, एकिडना। अगला क्वेश्चन है आपका, उड़ने वाली स्तनपायी है, उड़ने वाली जो स्तनपायी है ये कौन है, चमगादड़ है। अगला क्वेश्चन है, उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है, तो उड़ने वाले जीवों में पक्षी वर्ग में नहीं आता है आपका चमगादड़। अगला क्वेश्चन है, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा तथा समुद्री सिंह में से स्तनधारी हैं, तो देखिए समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है इसमें से स्तनधारी है। अगला देखेंगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। अगला देखेंगे, सील है, सील एक स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है आपका, एम्फीबिया बताता है, क्या बताता है एम्फीबिया, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया वर्ग बताता है। अगला देखेंगे, वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। अगला क्वेश्चन है, गिबन, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंग उटान में से कपी नहीं है, तो लंगूर इसमें से कपी नहीं है। अगला देखेंगे, मानव सदृश लघुतम कपी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिबन। अगला देखेंगे, गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है, नील गाय आती है किस कुल में, हिरन कुल में। अगला देखेंगे, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है ये एक मृदु कवची यानी कि मोलस्क है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है, स्क्विड। अगला क्वेश्चन है, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों के वर्ग में नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा केकड़ा। अगला देखेंगे, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, किसकी किस्म है, कुक्कुटों की। अगला क्वेश्चन है आपका, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जुगनू होता है एक कीट। अगला क्वेश्चन है, खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो मकड़ी इसमें से कीट नहीं है। अगला देखेंगे, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगे पाई जाती है। अगला देखेंगे, तितली, तिलचट्टा, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। अगला देखेंगे, वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मच्छर, चमगादड़ और उल्लू।
अगला टॉपिक है आपका आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का पहला क्वेश्चन है वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक है। तो देखिए वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक कौन है? जी.जे. मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह है, तो वह जीवधारी है गार्डेन पी। गार्डेन पी यानी कि मटर के पौधे का उपयोग किया मेंडल ने वंशागति के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है। मेंडल का आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है ये आधारित है लैंगिक जनन पर। अगला क्वेश्चन है आपका जीनोम चित्रण का संबंध है। तो देखिए जीनोम चित्रण यानी कि जीनोम मैपिंग का संबंध किससे है? जीन्स के चित्रण से। अगला क्वेश्चन है आपका जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं। तो देखिए हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहा जाता है जीन। अगला क्वेश्चन है आपका प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो देखिए जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बारबरा मेलिनटॉक ने। अगला क्वेश्चन है आपका डीएनए में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टायरोसिन। अगला क्वेश्चन है डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो देखिए डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है? करेक्ट आंसर है आपका डीऑक्सीराइबोस। अगला क्वेश्चन है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले। पॉइंट नंबर 2 है एक्सरे तकनीकज्ञ, कोयला खनन और रंगरेज और रंगसाज। उपरोक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह है कौन है? वे केवल 2 एक्सरे के तकनीकज्ञ। अगला है देखिए जैव उर्वरक। जैव उर्वरक से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एजोला, नील हरित शैवाल और अल्फा अल्फा उपरोक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है वह है। तो देखिए जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? एक तो एजोला का, दूसरा नील हरित शैवाल का। अगला क्वेश्चन है आपका ईस्ट क्लोरेला, एजोला तथा मोल्ड में से एक जैव उर्वरक का स्रोत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एजोला। अगला क्वेश्चन है यूरिया 2,4-D स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एजोला में से एक जैविक उर्वरक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोला। अगला क्वेश्चन है पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एजोला। अगला देखेंगे सुमेलित हैं। सुमेलित दिए हैं यहाँ पे सभी आपके नील हरित शैवाल ये जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण का कार्य करते हैं। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है ये। और एजोटोबैक्टर ये एक जीवाणु है। अगला क्वेश्चन है वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा धान। ये फसल है धान। अगला क्वेश्चन है आपका नील हरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर है धान को। अगला क्वेश्चन है आपका एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नील हरित शैवाल को साथ मिलाने से। अगला है आपका एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। क्योंकि इसका सहचारी कौन है? नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है एजोला एक जलीय फन्न है। अगला क्वेश्चन है जलीय फन्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। अगला क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से वह जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा नत्रजन अवरोधक के प्रयोग द्वारा उर्वरक नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी कि नत्रजन का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन से। तो सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम जैपोनिकम। अगला देखेंगे 2,4-D है। तो देखिए 2,4-D क्या है? ये एक खरपतवार नाशी है। अगला जो टॉपिक है ये आपका है कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए नाभिक के अलावा कोशिका के जिस
कोशिकांग में डीएनए होता है वह है माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही कथन है। सही कथन दिया हुआ है आपका बिल्कुल, विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला देखेंगे, मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या है 23 जोड़ी गुणसूत्र, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला देखेंगे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो उत्परिवर्तन जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। तो देखिए लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होते हैं? छिपकली में। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। क्यों? कोशिका भित्ति के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो देखिए जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अगला क्वेश्चन है, जैव कोशिका का वह भाग जो पावर हाउस कहलाता है। तो जैव कोशिका का वह भाग कौन सा भाग है जो पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है। तो देखिए अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की पीतपिंड कोशिकाओं की संहति है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिड से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अंत द्रव्य जालिका और किसकी? राइबोसोम की। अगला टॉपिक है आपका मानव शारीरिकी। तो देखिए मानव शारीरिकी का पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार जल का बना है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग 65%। अगला क्वेश्चन है, लौ सोडियम ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये तत्व है आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, लोहा सोडियम फास्फोरस एवं कैल्शियम में से मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। तो कैल्शियम सबसे अधिक पाया जाता है मानव शरीर में, लोहा सोडियम फास्फोरस और कैल्शियम में से। अगला देखेंगे, वयस्क मानव में होती है कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां। अगला देखेंगे, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर है आपका 206। अगला देखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम है स्टेपी, जो कि कान की हड्डी होती है। अगला देखेंगे, हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है। तो लघुतम यानी सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है। अगला देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में होती हैं कितनी हड्डियां होती हैं ह्यूमन स्कल में? तो 28 बोन्स करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। अगला देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं, 12 पसलियों के जोड़े होते हैं मनुष्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? ठोस होती है। अगला देखेंगे, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है। तो देखिए शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? कूल्हों से जोड़ का प्रतिस्थापन। ये आपको याद रखना है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ये क्या है? ऑर्थोप्लास्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कशेरुक रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है 31 जोड़ियां तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है। तो देखिए एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में 1.5 लीटर पेशाब करता है। अगला देखेंगे, प्लास्टिक टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं। तो देखिए प्रत्यस्थ यानी प्लास्टिक, ऊतक यानी टिश्यू को हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहा जाता है स्नायु यानी कि लिगामेंट्स। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परतें बनी होती है। तो देखिए दांतों पर जो परतें बनी रहती हैं ये भोजन के कारण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है। तो देखिए अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता किसकी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम फास्फोरस क्लोरीन तथा आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आयोडीन। अगला देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। तो 20 दांत जो हैं ये 2 बार विकसित होते हैं जीवन काल में मनुष्य के। अगला देखेंगे, अस्थि दंत वल्क डेंटिन तथा सीमेंट्स
में से हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है? तो दंत बल्क का आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां होती हैं जबड़े में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित है, यहाँ पे सभी सुमेलित आपको दिए गए हैं। देखिए, उरोस्थी की बात करें यानी कि ब्रेस्ट बोन का संबंध किससे है? स्टर्नम से। अगला है जत्रोक यानी कि कॉलर बोन जो है ये कौन सी बोन होती है? क्लेविकल। ब्रेस्ट बोन है आपकी स्टर्नम बोन, कॉलर बोन है आपकी क्लेविकल जो कि कॉलर में यानी कि गर्दन में होती है, और इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन जो है इसी बोन को ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और देखिए नी कैप जो होता है ये कहाँ पर होता है? नी कैप को बोला जाता है पैटिला। ये आपको घुटना जो कहते हैं ना नी कैप, उसको पैटिला बोला जाता है। और शोल्डर ब्लेड बोला जाता है किसको? स्कैपुला को। तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, अगला टॉपिक है आपका रुधिर परिवहन तंत्र। काफ़ी सारे टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे इसमें, तो आप एंड तक बने रहें। तो रुधिर परिवहन तंत्र ये भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, रक्त होता है, रक्त किस प्रकार का होता है? ये एक संयोजी ऊतक होता है, ये आपको याद रखना है। ब्लड क्या होता है? संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसमें लौह होता है, और सेकंड कथन है आपका, देखिए, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा है यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है बताना है। तो पहला इसमें लौह तत्व होता है, दूसरा यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, और चौथा यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। ये कथन आपके बिल्कुल सही हैं रुधिर वर्णिका के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हीमोग्लोबिन के बारे में पहला कथन है यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, दूसरा है यह लौह युक्त यौगिक है, तीसरा है आपका यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, चौथा है आपका यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। इसमें से सही कथन कौन से हैं? तो पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों कथन आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। अगला क्वेश्चन है वह प्राणी जिसके जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो वह प्राणी कौन सा? केंचुआ। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त में लाल रंग होता है। लाल रक्त में लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन इसका कारण है। अगला देखेंगे, लाल रक्त कणिकाओं यानी कि आरबीसीज का रंग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आरबीसीज का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग जो होता है इसका कारण होता है हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है लाल रक्त का शरीर में कार्य है। लाल रक्त का शरीर में सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना है कार्य। अगला देखेंगे, मनुष्य का औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो मनुष्य का जो औसत रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है ये होता है 120/80 mmHg। अगला देखेंगे, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका हो गया 120 और डायस्टोलिक प्रेशर हो गया आपका 180। तो ये आपको याद रखते हैं, सिस्टोलिक हो गया 120 और डायस्टोलिक 80, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, रक्त दाब का मापक यंत्र है। रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है। तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, Hg से क्या तात्पर्य है? मरकरी से। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। श्रीमती एक्स का रक्तदाब है, सिस्टोलिक प्रेशर है 90 और डायस्टोलिक प्रेशर है 60। श्री एक्स का है, डायस्टोलिक है आपका 120 और सिस्टोलिक प्रेशर है 160। श्री वाई का है, सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक 80। श्रीमती वाई का है सिस्टोलिक 140 और डायस्टोलिक 100। यानी कि सिस्टोलिक होता है उच्च दाब और निम्न दाब होता है आपका डायस्टोलिक। तो उपरोक्त में से रक्तदाब सामान्य है। तो रक्तदाब सामान्य नॉर्मल रक्तदाब किसका है ये बताना है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसका है इसमें से? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ह्यूमन बॉडी का 120/80, यानी कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है ये 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री वाई का जो ब्लड प्रेशर है ये नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। तो देखिए, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला है
यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग हो सकता है ओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.35 से लेकर 7.45 तक। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो क्या करता है, तो देखिए एंटीजन वो पदार्थ है जो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है ये बताना है, तो वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन है आपका, रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है। तो देखिए रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है किसके द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है। करेक्ट आंसर है आपका लिम्फोसाइट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव रक्त में श्यानता का कारण क्या है, रक्त में प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव के श्वेत कणों यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग कितना, WBC का व्यास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो 0.007 mm जो है ये व्यास होता है WBC का। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूकेमिया। श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ल्यूकेमिया। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है लाल रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है कहाँ पर, प्लीहा में। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति। अगला क्वेश्चन है आपका, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती है, ये हृदय धमनियां कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो ये एंजाइम है आपका थ्रोम्बिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, वह शारीरिक प्रक्रम जिसे थ्रोम्बिन का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रक्त जमाव। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो जल का प्रतिशत होता है यहाँ पे 90। अगला देखेंगे, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है, तो क्या कथन है, रक्त में WBC की तुलना में विषाणु अधिक होते हैं, ये आपका सही कथन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और फिर ऊतक के द्वारा। तो सही अनुक्रम बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, पहला और तीसरा। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपके साइंस के बहुत सारे टॉपिक रहेंगे, तो कल के सेशन में हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज का ये सेशन काफ़ी लेंदी हो गया है, तो कल के टॉपिक में हम कल के सेशन में बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग कल के सेशन में बने रहेंगे। कल सुबह 10 बजे आपको ये सेशन और दोबारा से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें और भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो मिलिएगा कल सुबह 10 बजे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।